Hello. So today in this particular episode, we are going to discuss about how to prepare for UPSC interview. So ये जो आज का एपिसोड है वो उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जिन्होंने अभी अभी यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की है और उनको भी ज़्यादा पता नहीं है इंटरव्यू के बारे में, क्योंकि उनका अभी पूरा ध्यान जो है मैक्सिमम कंसंट्रेशन दैट इज गोइंग ऑन यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम एज वेल एज यूपीएससी मेंस एग्जाम, नॉट फॉर इंटरव्यू. And even it is important for those also who are already appeared in the means exam, they have cleared the means exam and now they are going to appear for the UPSC interview stage. So यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो यूपीएससी का जो बोर्ड होता है that what that board is going to expect from the student. Sometimes student के पास ऐसा कुछ होता है कि myth कि उनको लगता है कि whatever under the sun okay UPSC can ask in interview. ऐसा नहीं है, UPSC will not going to ask whatever under the sun. There is a proper syllabus, proper guidelines has been given. According to that guidelines, only UPSC board members are going to ask questions to you. तो इसी बारे में हम लोग आज बात करेंगे कि वो ऐसी क्या खास बात है जो हमें ध्यान रखना चाहिए यूपीएससी इंटरव्यू के लिए. तो सबसे पहले जैसे हमें पता है जो यूपीएससी इंटरव्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, राइट. बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए स्टेज मानते हैं, इसमें टोटल आपका 275 okay maximum marks है, 275 maximum marks are there. So अगर इसमें कैंडिडेट के जो एवरेज मार्क्स आते हैं वो लगभग 165 से लेकर 210 इस रेंज के बीच में मार्क्स आ जाते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट के. 160 अगेन ऐसा नहीं है कि किसी के 165 से कम नहीं आते हैं, लोगों के इवन 132 135 तक मार्क्स आए हैं, 210 के भी ऊपर गए हैं. बट ये एक ऐसा है कि 165 एक ऐसा समझा जाता है कि हाँ थोड़ा एवरेज से कम है, 210 मतलब बहुत अच्छा है स्कोर. वी कैन अंडरस्टैंड आउट ऑफ 275 मार्क्स. बिकॉज अगर हम कोई जीएस पेपर एक देखें, जीएस पेपर फॉर एग्जांपल अगर हम एक जीएस पेपर मेंस का जो है पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 और पेपर 4 देखें, वो सब 250 मार्क्स के होते हैं. आउट ऑफ दैट 250 मार्क्स मैक्सिमम कितना भी आप अच्छा लिख लो, ओके अगर आप जीएस पेपर 4 छोड़ दो एथिक्स का, देन ऑन एन एवरेज किसी भी अच्छे स्टूडेंट के जो मार्क्स होते हैं वो 110 आएंगे आउट ऑफ 250. बट यहीं पे देखो इसमें इंटरव्यू में 275 में आपको देखो 165 से 210, मतलब अगर इसका एवरेज देखें तो इजीली आपको 185 के अराउंड मार्क्स मिल जाएंगे, जो काफी अच्छे मार्क्स हैं. तो इसीलिए इंटरव्यू स्टेज का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है आपकी इस यूपीएससी जर्नी में. और ऐसा बोलते हैं कि क्या होता है कि मेंस जो एग्जाम है वो आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है कि वेदर आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, वेदर आपका जो फाइनल पीडीएफ यूपीएससी देगा उसमें आपका नाम होगा या नहीं. बट जो इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सी सर्विस मिलेगी, आपको कौन सा कैडर मिलेगा, करेक्ट. जैसे कि अगर आपके अच्छे बहुत बढ़िया मार्क्स आ गए हैं इसमें तो आपको आईएएस मिल सकता है. अगर आपके उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए देन आपको एक और एक्स्ट्रा एज हो जाएगा IAAS, करेक्ट. तो ये एक इंपॉर्टेंट है आपकी यूपीएससी इंटरव्यू. अब हम बात करते हैं कि वो कौन सी क्वालिटी है जो यूपीएससी का जो बोर्ड है और चेयरमैन है और वो मेंबर्स है वहाँ पे. टोटल उस बोर्ड में 5 लोग होते हैं, 5 पर्सन्स आर देयर, जिसमें जो 1 पर्सन होता है वो बोर्ड का चेयरमैन होता है. एक्चुअली वो बोर्ड का जो चेयरमैन होता है वो यूपीएससी का मेंबर होता है. जो आपने यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ा है उसमें एक यूपीएससी चेयरमैन प्लस सम अदर्स मेंबर्स होंगे. वो जो मेंबर्स होते हैं वही बोर्ड का एक चेयरमैन होता है, करेक्ट. तो वो लोग आपसे क्या क्वेश्चंस पूछने वाले हैं वो हमें देखना है. सबसे पहले क्या होता है, दे बेसिकली लुक, बिकॉज ये सारी चीजें अगर आप यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन आता है उस नोटिफिकेशन में आप देखना चाहते हैं, देखो जाके वहाँ पे एक कॉलम दिया हुआ है कि जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं. वो ये चीज वो एक्सपेक्ट करते हैं क्या है कि जो भी क्वेश्चन होगा जो बोर्ड मेंबर्स होंगे वो क्वेश्चंस ऑन मैटर्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट होगा. क्या होगा, क्वेश्चंस ऑन मैटर्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट. ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस ऐसा पूछ दें कि बहुत ज़्यादा एआई पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दिया, केमिकल इंजीनियरिंग पे पूछ दिया, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पे पूछ दिया बहुत डेप्थ में जाके, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे बहुत डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछ दिया सिंपली बिकॉज आपने जो है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे कहीं से भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया था. तो आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन पूछेंगे आपसे अबाउट दैट योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और एनी अदर सब्जेक्ट. वो एक जनरल इंटरेस्ट जैसा क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि उनकी वो क्यूरियोसिटी होती है, वो आपसे बात करना चाहते हैं. तो उसी क्यूरियोसिटी में जनरल क्वेश्चन पूछते हैं
कि आपको ये जनरल बातें पता है या नहीं, दैट्स इट। उसके बाद वो असेस द पर्सनल सुटेबिलिटी, वो आपकी पर्सनालिटी को चेक करते हैं कि वेदर जो आपकी पर्सनालिटी है दैट इज सुटेबल टू बी इन द पब्लिक सर्विस और नॉट। ऐसा नहीं है कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो इतनी सुटेबल नहीं बन पा रही सो दैट यू कैन वर्क अंडर दैट पब्लिक सर्विस, लाइक फॉर एग्जांपल सिविल सर्विस और पुलिस सर्विस और रेवेन्यू सर्विस और एनी अदर सर्विस। उसके बाद जज द मेंटल कैलिबर। मेंटल कैलिबर का मतलब यहाँ पे क्या है कि मेंटल कैलिबर मींस कि क्या आप रीजनिंग कर सकते हो, क्या आपके पास वो कैपेसिटी है, क्या आप क्रिटिकल थिंक कर सकते हो, वो हम उसको बोलते हैं मेंटल कैलिबर। जैसे आपको कोई न्यू इंफॉर्मेशन बताई जाए, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे ये सोच लें कि बोर्ड में या किसी ने बाहर न्यूज़ में कोई एक ऐसा न्यूज़ आया कि ऐसा पर्टिकुलर इंसिडेंट हो गया है, ये सब चीज़ें हुई हैं, ये मीडिया में खबर आई है ऐसा, तो क्या आप तुरंत वो सब बातें मान लेते हो जो मीडिया में दिखाई गई हैं या न्यूज़पेपर में आई हैं, या आप अपनी क्रिटिकल थिंक करते हो, रीजनिंग करते हो कि ये सही हो सकता है, नहीं हो सकता है, या इसका अनदर पार्ट भी हो सकता है, राइट? तो वो चीज यहाँ पे चेक करते हैं मेंटल कैलिबर, कि जब भी आपको कोई न्यू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, न्यू एविडेंस प्रोवाइड किए जाए, तो उस न्यू एविडेंस और न्यू इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप क्या कर सको कि क्रिटिकल थिंकिंग कर सको, रीजनिंग कर सको, नए आइडियाज को सोच सको, ये वो लोग जज करते हैं, जज द मेंटल कैलिबर। उसके बाद वो जज करते हैं सोशल ट्रेड्स एंड बेसिकली इंटरेस्ट इन करंट अफेयर्स। सोशल ट्रेड्स एंड इंटरेस्ट इन करंट अफेयर्स, इसका क्या मतलब होगा? सोशल ट्रेड्स कि जब वो आपसे बात करेंगे वहां पे whenever they are going to ask questions to you, basically they are looking for those social traits, मतलब कि whether you are able to communicate with others or not, whether you are able to go along with others or not, whether you are compassionate enough or not, correct? Whether you will be able to build social relationship with others or not, whether you are open to listen the others views or not, correct? ये सारी चीजें हैं सोशल ट्रेड्स। जब वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, तो इसमें ये समटाइम्स आप आर्गुमेंट में लग जाओगे, उनसे बहस करने लगोगे, तो यहाँ पे वो चेक करते हैं कि आप दूसरों की जो बात है, दूसरा पार्टी है, उसकी बात को आप सुन रहे हो या नहीं, या उस वक्त की चीज के लिए आप ओपन हो या नहीं, दैट इज नॉन एज सोशल ट्रेड्स। तो ये आपको वो चेक करेंगे सोशल ट्रेड्स। उसके बाद इंटरेस्ट इन करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जैसे लाइक एग्जांपल फार्मर्स से रिलेटेड इशू, एग्रीकल्चरल इशू, विमेन इशू, चिल्ड्रन इशू, या फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा करंट अफेयर में इशू आ जाता है जिससे रिलेटेड आप इंटरेस्ट उसमें दिखा रहे हो कि नहीं। फॉर एग्जांपल रिसेंटली जो इशू चल रहा है वो है जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव, तो आपका उसमें इंटरेस्ट है या नहीं, आपको उसके बारे में पता है या नहीं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो इंटरेस्ट नहीं हुआ करंट अफेयर में, फॉर एग्जांपल वन डे यू विल बी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और फॉर एग्जांपल पुलिस कमिश्नर, और फॉर एग्जांपल रेवेन्यू कमिश्नर, कुछ भी हो सकते हो, तो आपको कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है दुनियादारी में, तो वो चीज आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आखिर में आपको वर्क कहाँ करना है, पब्लिक सर्विस में, तो आपको एटलीस्ट करंट अफेयर में थोड़ा इंटरेस्ट तो रहना चाहिए। सो वो सारी चीजें भी वो चेक करते हैं। इसके अलावा क्या वो चेक करते हैं? देन दे लुक फॉर अदर क्वालिटीज। ये भी उन्होंने उसी जो आपका नोटिफिकेशन आएगा इन द मंथ ऑफ बेसिकली फरवरी, उसमें देखना ये क्वालिटीज भी उसी में मेंशन किए हैं। ये क्वालिटीज हमने नहीं बताई हैं, ये खुद ही यूपीएससी ने क्वालिटीज मेंशन की हैं। जैसे मेंटल अलर्टनेस, आप कितने अलर्ट हो, मतलब ये कैसे वो चेक करेंगे कि फॉर एग्जांपल वहां पे सारे जो 4 मेंबर्स और एक चेयरमैन वहां पे बैठे हैं, whenever they ask questions, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आप अलर्ट नहीं थे, आपने बोल दिया सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, कैन यू रिपीट इट अगेन। आप बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि इफ यू आर नॉट एबल टू कंप्रहेंड द क्वेश्चन, बट ये एक हैबिट नहीं होनी चाहिए कि आपने ये सारी चीज वहां 2 to 3 टाइम्स कर दिया है, तो इसका मतलब कि आप उतने अलर्ट नहीं हो। इसका मतलब क्या है? यू आर नॉट दैट अलर्ट। सो ये एक इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि इसका ये पता चलेगा कि यू आर नॉट अलर्ट। या रीजन आपकी मीटिंग्स होगी, फॉर एग्जांपल किसी पॉलिटिकल मिनिस्टर के साथ होगी, या प्राइम मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, इनके साथ मीटिंग होगी, वो कुछ बात बता रहे हैं, आप मेंटली अलर्ट नहीं हो, आपने उनकी बात समझ नहीं पाई, करेक्ट? तो ये सारी चीजें वो यहाँ पे लुक करते हैं, करेक्ट? सो दे एक्चुअली लुक दीज थिंग्स हियर। तो ये हमको एक ध्यान रखना है
इसमें कि they look all these things there, correct? So that things we need to understand there. Next is second is critical power of assimilations. ये क्या critical power of assimilation? इस critical power of assimilation में basically वो ये चेक करते हैं कि जैसे आप किसी लाइक फॉर एग्जांपल कोई क्राइम हुआ है या कोई इंसिडेंट हुआ है, आप उस इंसिडेंट पे विजिट करते हो एज ए एसपी ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट और एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट, यू आर विजिटिंग देयर, सो यू विल गेट न्यू इंफॉर्मेशन देयर, यू विल गेट सम न्यू एविडेंस ओवर देयर, करेक्ट, न्यू ओके व्यूज, और जो भी चीजें वो आपको सामने वो सब मिलेंगी। उन सब इंफॉर्मेशन को लेके आप कोई आइडिया अपने दिमाग में लगा पा रहे हो या नहीं। इसका मतलब क्या है कि क्रिटिकल पावर ऑफ असिमिलेशन, इसका सिंपली मींस है कि जब आपको कोई नई इंफॉर्मेशन दी जा रही है, सो यू आर एबल टू असिमिलेट दैट इंफॉर्मेशन और नॉट, यू आर एबल टू अराइव एट लॉजिकल कंक्लूजन और नॉट। ये सभी चीज वो आपको वहां पे चेक करेंगे, करेक्ट। सो दे विल लुक फॉर दिस, क्योंकि जब आप पब्लिक सर्विस में रहोगे एट दैट टाइम इन सब की जरूरत पड़ेगी आपको, करेक्ट। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है, थर्ड, क्लियर एंड लॉजिकल एक्सपोजिशन। ये क्या है क्लियर एंड लॉजिकल एक्सपोजिशन? इन क्लियर एंड लॉजिकल एक्सपोजिशन सिंपली है कि आप रैशनल होने चाहिए, करेक्ट। जो भी आपके व्यूज हैं वो ऐसे ना हो कि इलॉजिकल है, इररेशनल है, या मिथ बेस्ड है, या ऐसे ट्रेडिशनल है कि जिसका रियलिटी से कोई मतलब नहीं है। आज हम लोग मॉडर्न टाइम में हैं, तो हमें रेशनैलिटी अपने अंदर लानी है, लॉजिकल थिंकिंग लाना है, करेक्ट। सो वो चीज भी वो लोग करेंगे कि आपका जो क्लियर एंड लॉजिकल एक्सपोजिशन है या नहीं। जैसे कि कोई इशू आया ह्यूमन इश्यूज पे, ह्यूमन इश्यूज में एग्जांपल लिया है तो उन्होंने आपको एक केस स्टडी वहां पे दे दिया कि एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है और पर्टिकुलर ग्राम पंचायत है। उस ग्राम पंचायत में फॉर एग्जांपल कोई मुखिया या कोई लोग हैं गांव के पंचायत में मिलके एक फरमान निकाल दिया है कि गर्ल्स जो गर्ल्स हैं वहां पे दे विल नॉट गो आउटसाइड द village to take the education, or they will not going to wear the jeans, or they will not going to use the mobiles। तो आप वो पूछेंगे इसमें आपकी क्या राय है, सही है गलत है, तो उसमें आपको लॉजिक लगाना है। ये नहीं लगाना है कि नहीं सही बात है, गर्ल्स को मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए। देखो मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए तो उसमें गर्ल्स और बॉयज का कोई मतलब नहीं, दोनों को मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई का टाइम है, पढ़ाई पे ड्यूरिंग द स्टडी दोनों को पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं आप बोल सकते हो ये गर्ल्स है, गर्ल्स को नहीं यूज करना चाहिए बट बॉयज को यूज कर। तो वो चीज हमको यहाँ पे दिखाना है लॉजिकल एक्सपोजिशन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी अप्लाई करना है। यहाँ पे हमको पब्लिक मोरालिटी और पॉपुलर मोरालिटी यूज नहीं करना है। सो वो यहाँ पे वो चीज देखेंगे व्हेनेवर दे आर गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस टू यू। नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ जजमेंट। बैलेंस ऑफ जजमेंट में क्या देखेंगे आपसे? बैलेंस ऑफ जजमेंट में ये देखेंगे कि ऐसा नहीं कि आप बहुत एक्सट्रीम हो, या फॉर एग्जांपल कोई ऐसा एक सीरियस एक सेंसिटिव इशू आपके सामने दिया गया है, दैट इज बेस्ड ऑन रिलीजन, बेस्ड ऑन कास्ट, बेस्ड ऑन रेस और समथिंग, तो आप बहुत ही ज्यादा मतलब एक्सट्रीम में चले जाते हो, या तो यस और नो, नॉट इन बिटवीन। तो जो आपका जजमेंट होना चाहिए शुड बी बैलेंस ऑफ जजमेंट। लाइक बहुत सारे इश्यूज हैं, लाइक ह्यूमन इश्यूज हैं, रिलीजियस इश्यूज हैं, या यूनिफॉर्म सिविल कोड ले लो, या फॉर एग्जांपल रिलीजन टू रिलीजन जो भी कंट्रोवर्सी आती है वो सब कंट्रोवर्सी ले लो। इन सब से रिलेटेड जो आपका जो भी बयान हो वहां पे जो भी आप बात करो, दैट शुड बी विद बैलेंस ऑफ जजमेंट ओनली। यहाँ पे आपको बुद्धा का मिडिल पाथ अप्लाई करना है, दैट मींस यू शुड नॉट बी रेडिकल हियर, करेक्ट। योर जो आपका जो व्यूज है दैट शुड नॉट बी रेडिकल। तो ये चीज वो चेक करेंगे। उसके बाद वो चेक करने वाले हैं आपके साथ वैरायटी एंड डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट। क्या है? वैरायटी एंड डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट। इसमें क्या वो चेक करते हैं कि कोई इशू है, लेकिन ह्यूमन इशू है, या एग्रीकल्चर इशू है, या फार्मर इशू है, तो आपका उसमें डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं। जैसे कि कोई ह्यूमन इशू ले दिया कि एक रिपोर्ट आया है जैसे नेशनल क्राइम ब्यूरो का कि जो क्राइम है अगेंस्ट ह्यूमन हैज इंक्रीज्ड ओके फ्रॉम द लास्ट 2 इयर्स। तो आपका उसमें एक डेप्थ इंटरेस्ट होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है। सिंपली आपने एक इंफॉर्मेशन ले लिया, जैसे अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट है ASER का जो रिपोर्ट है ऑन दिस एजुकेशन, बच्चों का जो एजुकेशन है, चाइल्ड एजुकेशन पे, कि उनकी लर्निंग का जो है ना, कि क्लास 3rd का बच्चा क्लास 2 का किताब नहीं पढ़ पा रहा है, द स्टूडेंट बिलोंग्स टू क्लास 3 इज नॉट एबल टू रीड क्लास 2 बुक। तो इसमें सिर्फ ये आपके लिए फैक्ट नहीं है, डेटा नहीं है, आपने डेटा बस पढ़ लिया, याद कर लिया और ऐसे में लिख दिया, नहीं। आपको जानना जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ है,
जैसे उन्होंने उसमें डेटा में आ गया कि प्राइवेट एजुकेशन जो है ना वो बढ़ गया है अभी, तो प्राइवेट ट्यूटर तो क्यों बढ़ गया है, क्योंकि भाई कोविड का टाइम था, दे वर नॉट एबल टू गो टू द स्कूल, तो क्या हुआ कि लोगों ने प्राइवेट एजुकेशन और प्राइवेट ट्यूटर लेना शुरू कर दिया। तो दैट डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट आपका होना चाहिए, आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए कि अगर ये है ऐसा इफेक्ट तो उसका कॉज क्या है। तो ये है आपका वैरायटी एंड डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो जरूरी है वो आपकी है बेसिकली एबिलिटी ऑफ सोशल कोहेजन एंड लीडरशिप। एबिलिटी ऑफ सोशल कोहेजन एंड लीडरशिप, यहाँ पे वो क्या चेक करते हैं कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा है या नहीं। सोशल कोहेजन मतलब कि अल्टीमेटली फॉर एग्जांपल अगर आप किसी पब्लिक सर्विस में जाते हो, रेलवे हुआ, सिविल सर्विस, पुलिस सर्विस, ऑडिटर सर्विस, किसी में भी, तो आपको पब्लिक से बात करना है, आपको सोसाइटी में जाना है, सोशल में जाना है, क्योंकि आप एमएनसी में तो काम करने वाले नहीं हो कि किसी एक चार दीवारी में बैठ के काम कर रहे हो, तो आपको क्या है लोगों से बात करना है। तो वो सोशल कोहेजन आपके अंदर है या नहीं वो चीज देखेंगे। वो कैसे इंटरव्यू को पता चलेगा कि आपका कम्युनिकेशन बेटर है या नहीं, वेदर यू आर ओपन और नॉट, ओके, वेदर यू आर ओपन और नॉट देयर, ओके। तो वो चीज यहाँ पे देखें, वेदर आप बिलोंगिंगनेस दिखा रहे हो नहीं दिखा रहे हो, लीडरशिप क्वालिटी आप ले रहे हो नहीं ले रहे हो, ये सारी चीजें भी वो इंटरव्यू में आपसे चेक करेंगे। नेक्स्ट चीज वो आपसे जो चेक करेंगे 7th लिस्ट में लिखा हुआ है इंटेलेक्चुअल एंड मोरल इंटेग्रिटी। इंटेलेक्चुअल एंड मोरल इंटेग्रिटी, यहाँ पे वो क्या चेक करेंगे, ये आपका एथिक्स के सिलेबस में भी इंटेलेक्चुअल एंड मोरल इंटेग्रिटी। इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी में क्या है कि आप ट्रूथफुल हो, आप जो भी डिसीजन लेते हो बेस्ड ऑन सम एविडेंस लेते हो, बेस्ड ऑन सॉलिड एविडेंस, बेस्ड ऑन सॉलिड फैक्ट्स, इसके बेसिस पे आप कोई भी डिसीजन लेते हो। मतलब इसका साफ है इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी का मतलब कि आप लॉजिकल हो, रैशनल हो, लेकिन अगर आपको कोई नया एविडेंस मिलता है, इफ यू आर गिवन न्यू इंफॉर्मेशन, then based on that new information you are ready to change your opinion, you are ready to change your opinion, because उससे पहले आपके पास वो इंफॉर्मेशन नहीं थी, अभी वो नया इंफॉर्मेशन आया है, तो अब आपको पता चला है कि आप गलत थे, तो आपके पास इतना करेज है कि यू आर रेडी टू चेंज योर ओपिनियन। इसी को बोलते हैं इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी। क्योंकि जैसे आपका जो मैक्सिमम मीटिंग रहेगा चीफ सेक्रेटरी, अदर सीनियर्स, मिनिस्टर्स, इन सब के साथ, और फॉर एग्जांपल एनजीओज, एक्टिविस्ट, सोसाइटीज, पब्लिक, इन सब के साथ रहेगा ना, तो आपका ये गुरूर नहीं होना चाहिए कि बिकॉज हमने आईएएस एग्जाम क्लियर किया है तो जो अब हमें आता है वही सब कुछ है, यही समाज का असली सत्य है, जो दूसरों को आता है वो मतलब कुछ भी नहीं है। मैंने आईएएस क्लियर कर दिया, मैंने यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर दिया है, अब हमसे अगर किसी के पास नॉलेज नहीं है, ऐसा घमंड नहीं होना चाहिए। यही इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी होता है कि अगर आपको नई इंफॉर्मेशन दी जाए, चाहे वो नई इंफॉर्मेशन कोई भी दे, चाहे फॉर एग्जांपल एक फार्मर, एक किसान दे रहा है, या फॉर एग्जांपल आपके नीचे जो काम करने वाले सबऑर्डिनेट हैं वो प्रोवाइड करा रहे हैं, बट आप अपनी ओपिनियन चेंज करने के लिए रेडी हो, वो होता है इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी। ये चीज भी वहां पे वो चेक करते हैं इंटरव्यू में, कि वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे, यू हैव गिवन द आंसर बट उन्होंने सब न्यू इंफॉर्मेशन बताया, आपको कुछ ऐसा बताया, सो यू आर रेडी टू चेंज योर ओपिनियन। जब आपको लगा कि हाँ ये इंफॉर्मेशन अगर हम ऐड करें तो हमारा ओपिनियन कैन बी डिफरेंट आल्सो, करेक्ट और नॉट, तो बेस्ड ऑन दैट। बट ये नहीं गलत इंफॉर्मेशन पे आपने अपना ओपिनियन चेंज कर दिया है, क्योंकि आपको इंटेग्रिटी रखना है, रीजनिंग एंड लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग मेंटेन रखना है। उसके बाद है मोरल इंटेग्रिटी आपकी चेक होती है। मोरल इंटेग्रिटी का मतलब सिंपल ये है कि आप ट्रूथफुल हो या नहीं, आप ऑनेस्ट हो या नहीं, करेक्ट, आप अपने वर्क के लिए ऑनेस्ट हो या नहीं। ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन पूछ दिया उन्होंने वहां पे इंटरव्यू में कि हाउ मच मीट्रिक टन ऑफ हो गया गोल्ड इंडिया इंपोर्ट, आपने ऐसे ही मुंह उठा के बोल दिया कि हाँ इंडिया इंपोर्ट 800 मीट्रिक टन, आपको पता था 800 मीट्रिक टन, आपने कहीं पढ़ा था नहीं, तो आपने क्यों जवाब दिया, क्यों गैस मारा, मारने की जरूरत ही नहीं थी। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ये पूछ दिया कि ओके हु आर द मेंबर्स इन द सिलेक्ट कमेटी टू अपॉइंट सीएजी, आपको पता नहीं लेकिन फिर भी आप बोल रहे हो हाँ सिलेक्ट कमेटी में जो मेंबर्स हैं दे कैन बी प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड सीजीआई, आपने पढ़ा कहीं नहीं, तो आपने क्यों जवाब दिया, आपको नहीं पता है, बोलो हमें मालूम नहीं है, सिंपल है। ये है आपका मोरल इंटेग्रिटी, आपको वहां फालतू में गैसबाजी नहीं करनी है ना, ये वो चेक वहां पे करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ऐसा है कि आपका मीटिंग वहां पे जैसा कि कोई आप पब्लिक सर्विस में हो, पब्लिक से आपको बात करनी पड़ेगी, वहां पे कई लोगों से बात करनी पड़ेगी, मिनिस्टर से बात करनी पड़ेगी, अपने जो ऑफिस में ही जो हायरार्की में है,
जो आपके सुपीरियर उनसे बात करना है तो ये नहीं कि आप कभी भी कुछ भी वहाँ बोले जा रहे हो। आपको मीडिया से बात करना है तो यहाँ पे भी आप कुछ भी ना बोल दो। तो वो आपको मोरल इंटेग्रिटी जो अपनी है वो मेंटेन रखना है, ये बहुत जरूरी है। तो ये सारे जो क्वालिटीज है, यही क्वालिटीज इंटरव्यू में यूपीएससी बोर्ड आपसे एक्सपेक्ट करता है। यूपीएससी जो बोर्ड जो आपका इंटरव्यू होता है, इस इंटरव्यू में वो आपसे नॉलेज चेक नहीं कर रहे हैं। आपको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं ज्ञान करना है कि आप मतलब पढ़े जा रहे हो बराबर। अभी मतलब मेरा इंटरव्यू 10 और 20 डेज लेटर सब किताब पढ़ लिए, सारा न्यूज़पेपर पढ़ लिए, पूरा करंट अफेयर रिवाइज कर लिए, नहीं। जितना आपको आता है उतना ही ऑर्गेनाइज करो। वहां पे बस आपको क्या करना है कि आपकी वो ये चीज देखते हैं कि आपके पास वो ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी है या नहीं। बस उनको ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नॉलेज, क्योंकि वो तो आपने मेंस एग्जाम क्वालिफाई करके बता ही दिया है कि आपके पास नॉलेज है। और जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये भी जरूरी है कि उनके पास आपसे ज्यादा नॉलेज है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिंस मेनी ऑफ द केसेस में और मेनी ऑफ द सब्जेक्ट्स में यू आर हैविंग मोर नॉलेज कंपेयर टू देम। तो इसलिए आपको ज्यादा नॉलेज नहीं लेना है, आपको कोहेरेंसी दिखानी है, लॉजिकल दिखाना है, करेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन करना है उस नॉलेज का, इसी पे ध्यान देने का है आपको, नर्वस नहीं होने का है, करेक्ट। बहुत ज्यादा न्यू इंफॉर्मेशन, न्यू फैक्ट्स कलेक्ट नहीं करने हैं। अगर आपको सिंपली वो पता नहीं है किसी चीज का आंसर तो गैस नहीं करने का, टाइम खराब नहीं करने का, सिंपली बोल दो सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बट आफ्टर द इंटरव्यू डेफिनेटली आई विल ट्राई टू रिकलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट इट। सिंपल, उसमें कुछ ज्यादा नहीं उलझना है वहां पे, क्योंकि यही तो आपकी मोरल इंटेग्रिटी वहां पे शो हो जाएगी कि यस कैंडिडेट इज एबल टू एक्सेप्ट, उसके पास इतना करेज है वो एक्सेप्ट करने के लिए, उसको चीज पता नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। थैंक यू।